हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन और चैप्टर होगा हमारे पास सॉल्यूशन। बच्चों, इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों ने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, पहले वो देख ले, देन गो फॉर पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम लोग आगे कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों 35 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर देते हैं, आज हम बात करेंगे 35 से आगे। तो 36 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। टू लिक्विड्स X and Y form an ideal solution at 300 Kelvin. The vapor pressure of the solution containing 1 mole of X and 3 mole of Y is 550 mmHg. दो लिक्विड है X and Y। एक लिक्विड है देखो यहां पर X और दूसरा लिक्विड है Y। तो बच्चों X का मोल है वो है 1 और Y के मोल है वो कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल हमें दे रखे हैं और टोटल प्रेशर इन दोनों का यानी जो PT होगा वो हमें दे रखा है 550 mmHg। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ Y इज फर्दर एडेड। तो एक नया सोल्यूशन हमने बनाना है जिसमें Y के एक एक्स्ट्रा मोल हमने कर दिए। तो जो सोल्यूशन 2 होगा उसमें X के तो एक ही मोल रहेंगे, लेकिन बच्चों Y के इसमें 4 मोल हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला देखो, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज बाय 10 mmHg। जो वेपर प्रेशर है उस सोल्यूशन का यानी PT अब कितना हो जाएगा, पहले 550 था और 10 अब हो जाएगा तो 560 mmHg हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ X एंड Y इन देयर प्योर स्टेट विल बी। तो हमें क्या करना है, दोनों की प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर निकालना है। तो हमें निकालना है बच्चों PX नॉट एंड PY नॉट। एक सोल्यूशन ये है और बाद में हमने कुछ मोल Y के ऐड किए तो दूसरा सोल्यूशन हमें ये मिल गया। तो सबसे पहले सोल्यूशन 1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन 2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये सोल्यूशन 1 की, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन 1। तो बच्चों देखो हमारे पास X के नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, Y के नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं और टोटल प्रेशर और प्योर प्रेशर के बीच क्या रिलेशन था, PX, मैं ऐसे करता हूँ PX नॉट इंटू XA प्लस XA का मतलब है मोल फ्रैक्शन, है ना। फिर वही हमारे पास PY नॉट इंटू XY। ठीक है, यहां पर इस Y का मोल फ्रैक्शन, यहां पर X का मोल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो PT हमारे पास कितना है, दे रखा है 550। तो 550 आ जाएगा इक्वल टू PX हमें निकालना है, ठीक है, इंटू XA के मोल फ्रैक्शन कितना है, देखो मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पहले निकाल देता हूँ। XA बराबर NA बाई NA प्लस NB इतना है। तो बच्चों XA कितना होगा, देखो 1/4 और XB कितना होने वाला है, XB 3/4 ये तो होगा। तो प्लस PY नॉट XY यानी जो हमारे पास Y लिक्विड है उसका मोल फ्रैक्शन 3/4। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, देखो 550 इक्वल टू PX नॉट प्लस 3PY नॉट बाई 4, है ना। आगे सॉल्व करेंगे तो PX नॉट प्लस 3PY नॉट इक्वल टू 2200। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम सोल्यूशन 2 के लिए करेंगे। तो फॉर सोल्यूशन 2 यहां लिखते हैं ना, देखो सोल्यूशन 2। तो सोल्यूशन 2 के लिए भी सेम करेंगे, PT इक्वल टू PX नॉट XA प्लस PY नॉट XY, है ना। अच्छा यहाँ पर PX हमें निकालना है तो PT कितना दे रखा है, अब 10 मोल ऐड करने से PT कितना हो गया, 560 हो गया, है ना। तो PX नॉट इंटू XA। तो बच्चों यहां देखो अब नए उसके लिए XA कितना होगा, XA होगा बच्चों 1/5 और XB होगा 4/5। ये तो हुआ।
अब देखो आगे, तो x से हमने कितना लिखा है 1/5 प्लस पी वाई 4/5, ठीक है। 560 इक्वल टू पी एक्स नॉट प्लस 4 py नॉट हो जाएगा बाई 5। तो पी एक्स नॉट प्लस 4 py नॉट इक्वल टू 2800 इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, पी एक्स नॉट प्लस 4 py नॉट इक्वल टू 2800, है ना। पी एक्स नॉट प्लस 3py नॉट इक्वल टू 2200। अब बच्चों क्या होगा, देखो हमारे पास पी एक्स नॉट कट जाएगा, 4py में से 3py हो गए, एक py बचेगा, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों py नॉट इक्वल टू 2800 में से 2200 घटाओगे तो कितना आ गया 600 mmHg। तो देखो py नॉट की वैल्यू हमें मालूम चल गई है, तो 600 आ गया। अब हमने क्या करना है, पी एक्स नॉट की वैल्यू मालूम करनी है, तो आराम से हम किसी भी इक्वेशन से पी एक्स नॉट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, पी वाई की वैल्यू रखेंगे तो पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारे पास यहां पर मैं कर रहा हूं पी एक्स नॉट प्लस 3 पी वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 600 इक्वल टू 2200। तो बच्चों पी एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800, और उधर जाएगा तो 2200 में से 1800 माइनस हो गया तो कितना होगा बच्चों 400। तो पी एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 400। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 400 एंड 600, यानी सी करेक्ट हो गया। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की तरफ। 37 क्या बोल रहा देखें, ए बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग N-हेप्टेन एंड इथेनॉल, which one of the following statement is correct regarding the behavior of solution। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपने ढूंढना है। तो N-हेप्टेन और इथेनॉल किस टाइप का सोल्यूशन बनाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाला या नेगेटिव डेविएशन वाला, ठीक है बच्चों। तो आप अगर सारे स्टेटमेंट को सही से पढ़ोगे तो 37 का जो आंसर आएगा वो होगा बी, द सोल्यूशन इज नॉन आइडियल। नॉन आइडियल सोल्यूशन है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे। और कौन सा नॉन आइडियल है, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ। 38 at 80 degree centigrade the vapor pressure of pure liquid A is 520 mmHg and that of pure liquid B is 1000 mmHg. If the mixture solution of A and B boil at 80 degree centigrade and 1 atm pressure, the amount of A in the mixture, यानी A का हमें मोल फ्रैक्शन मालूम करना है, और वो भी परसेंट। तो यानी हमें एक्स ए मालूम करना है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पी टी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। अच्छा, एक्स बी को हम बच्चों 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, तो पी टी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। चलो, तो अब हमें निकालना एक्स ए, इसलिए मैंने एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए रख लिया, ठीक है। तो यहां पर बच्चों देखो पी ए नॉट की वैल्यू और पी बी नॉट की वैल्यू दे रखी है। पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है इतनी, और पी बी नॉट की वैल्यू कितनी है इतनी, ठीक है। तो रखते जाओ। जो हमारे पास टोटल प्रेशर है वो दे रखा है बच्चों 1 atm यानी 760 mmHg। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो पीटी की वैल्यू रखो 760 इक्वल टू पी ए नॉट कितना है 520 इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट कितना है 1000 इंटू 1 माइनस एक्स ए, ये तो हुआ। अब थोड़ा सा और एलोबरेट करो इसे, 760 इक्वल टू 520 एक्स ए प्लस 1000 माइनस 1000 एक्स ए, ये तो हुआ, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, देखो ये 1000 को तो आप प्लस में रखो, ये वाला और ये वाला आप माइनस में कर दो, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, देखो 760 इक्वल टू 1000 माइनस 520 और एक्स ए को ले लो आप कॉमन,
और बाहर आ जाएगा बच्चों आपका 1000। ठीक है। अच्छा, अब आगे 760 इक्वल टू 1000 मैंने 520 गया, कितना हुआ 480। 480 ठीक है, इंटू एक्स ए प्लस 1000। ठीक है, 480 एक्स ए इक्वल टू 1000 माइनस 760 है ना। तो एक्स ए इक्वल टू 1000 माइनस 760 बाई 480। तो बच्चों कितना आ रहा देखो, ये 0.5। ये इसका मोल फ्रैक्शन हुआ, और 0.5 को अगर हम परसेंटेज में लिखें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 50%, है ना। तो आंसर हो गया यानी डी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। ये पूछा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 17.5 mmHg. If 18 gram of glucose is added to 178.2 gram of water at same temperature, the vapor pressure of the resulting solution will be. तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो ऑब्वियसली रिजल्टिंग सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो कितना कम हुआ है वो हमें देखना है। तो बच्चों देखो, तो बच्चों फॉर्मूला क्या हमारे पास, पी एस नॉट माइनस पी एस बाई पी एस नॉट इक्वल टू x2। x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बाय टोटल मोल। ठीक है। अच्छा, अब पहले एन बी निकालो, तो ग्लूकोज कितना है 18 बाई 180 हो जाएगा 0.1। एन ए कितना है 178.2 बाई 18, तो ये हो जाएगा बच्चों 9.9। ठीक है। अच्छा, अब जो x2 है उसकी वैल्यू कितनी आई देखो 0.1 बाई 10। तो अब बच्चों देखो PS 0 यानी वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो दे रखा है 17.5 mmHg। तो हमें क्या निकालना है, PS की वैल्यू निकालनी। पहले यहां पर लिखते हैं 17.5 माइनस PS बाई 17.5 इक्वल टू 0.1 बाई 10। ठीक। अब बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे आप तो हमें PS की वैल्यू कितनी आएगी देखो, PS इक्वल टू 17.5 माइनस 0.175 इक्वल टू 17.325। तो ये हमारे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। तो आंसर हो गया बच्चों डी। द डेंसिटी ऑफ ए 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज दैट 29% H2SO4 बाई मास विल बी। तो देखो मोलरिटी भी दे रखी है, मास परसेंटेज भी दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है। तो डायरेक्ट मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, मोलरिटी और डेंसिटी के बीच रिलेशन होता है, उसके बेसिस पर आप पता कर सकते हैं। तो मोलरिटी M इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटेज वेट ऑफ सल्यूट, ध्यान से देखो, बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। ठीक है बच्चों। तो जो हमारी डेंसिटी हो जाएगी उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेंसिटी बराबर m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट बाई 10 इंटू परसेंटेज वेट ऑफ सल्यूट। और सब कुछ दे रखा आपको, देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 98 हो गया। m कितना है यानी मोलरिटी कितनी है 3.6। ठीक है, बाई 10 इंटू परसेंटेज वेट कितना है 29। तो बच्चों ये निकल के आता है 1.216। तो आंसर हो जाएगा 1.216 का है ये वाला सी। 41 A mixture of ethyl alcohol and propyl alcohol has a vapor pressure 290 mm at 300 Kelvin। ठीक है, दोनों का टोटल प्रेशर कितना है 290 mm। अच्छा, इथाइल अल्कोहल अगर मैं लिक्विड ए मान लूं और प्रोपाइल अल्कोहल को लिक्विड बी मान लूं तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है। तो ये बोल रहा है बच्चों कि जो मिक्सचर है यानी जो पीटी है वो है हमारे पास 290। प्रोपाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर दिया है उसने,
तो ये है बच्चों हमारे पास 200 mmHg। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन यानी XA ये है बच्चों 0.6, इट्स वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर विल बी, किसका वेपर प्रेशर पूछ रहा है? इथाइल अल्कोहल का, यानी PA की वैल्यू हमें मालूम करनी है। अच्छा XA दे रखा है तो X भी हम मालूम कर सकते हैं, 1 माइनस 0.6 तो आ जाएगा बच्चों 0.4। ठीक है, तो अब बहुत आसानी से हम जो है PA निकाल देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? PT इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। बहुत सारी वैल्यू मालूम है, तो PT हमें मालूम है 290 है ना, 290 इक्वल टू PA नॉट निकालना है। अच्छा XA कितना दे रखा है? 0.6 प्लस XB कितना है? 0.4 और PB की वैल्यू कितनी? PB नॉट की वैल्यू कितनी? 200 इंटू 0.4। तो बहुत सिंपल है बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? A नॉट इक्वल टू, इन दोनों को इंटू करके हमें मिलेगा 80, तो 290 माइनस 80 बाई 0.6, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 350। तो आंसर हो जाएगा A 42। इक्वल मास ऑफ मेथिन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड in empty container at 25 degree centigrade. The fraction of the total pressure exerted by the oxygen, यानी ऑक्सीजन का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो चलो मेथिन को आप A मान लो और ऑक्सीजन को B मान लो, है ना। तो XA और XB, तो हमें XB चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर हम मेथिन और ऑक्सीजन के इक्वल मास को W मान ले, और W को हम 1 ग्राम मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो अब इनके मॉलिक्यूलर मास क्या होंगे? CH4 का मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों 16 और O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 32। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? W बाई 32 अपॉन W बाई 32 प्लस W बाई 16। तो यहां पर बच्चों क्या आने वाला है? देखो 1 बाई 32 बाई 3 बाई 32, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 बाई 3। ये हमारा XB का मोल फ्रैक्शन है 1 बाई 3। ठीक है, अच्छा ये जो मोल फ्रैक्शन है ये जो है टोटल प्रेशर के डायरेक्टली PB नॉट XB, तो PT और XB दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? 1 बाई 3, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर। तो आंसर हो जाएगा C। अब आ जाओ 43 पर। ए 5.25% solution of a substance is isotonic with 1.5% solution of urea। तो दो सोल्यूशन है, एक अननोन सोल्यूशन है, एक यूरिया है, दोनों का आइसोटोनिक प्रेशर बराबर है। इन द सेम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की वैल्यू भी एक जैसी है। इफ द डेंसिटी ऑफ बोथ सोल्यूशन आर अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी। तो बच्चों देखो, अगर मैं सोल्यूशन 5.25% को π1 मान लूं और यूरिया के सोल्यूशन को मैं π2 मान लूं, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है क्योंकि दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक है। तो π1 इक्वल टू π2। अच्छा π1 मतलब C1RT इक्वल टू C2RT, RT और RT की वैल्यू दोनों के लिए बराबर है, तो केवल इनकी C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब C1 क्या है यहाँ पर? C1 मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर। तो मोल को कैसे लिखेंगे बच्चों? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, ये तो है ना, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट कितना है यहाँ पर? 5.2%, इसका मतलब होता है 5.2 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, भी लिख देते हैं इसको, है ना। अच्छा C2 भी क्या होगा बच्चों? देखो सेम कॉन्सेप्ट है, तो C2 हो जाएगा 1.5 बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है यहाँ पे? 60 इंटू V। तो दोनों के लिए V सेम है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? देखो C1 इक्वल टू C2 क्या होगा? 5.25 बाई M इक्वल टू 1.5 बाई
60। तो m की वैल्यू अब निकालनी आसान हो जाएगी, वो हो जाएगा बच्चों 210। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। पूछा है द डेंसिटी ऑफ ए 2.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml, द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो डेंसिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच क्या रिलेशन है, एक फॉर्मूले से मैं आपको बताता हूं। तो देखो m इक्वल टू m, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी, ठीक है, 1000 इंटू डी मतलब डेंसिटी, माइनस m यानी मोलैरिटी इंटू m1। अच्छा, m1 का मतलब होता है मोलर मास, ठीक है, इंटू 1000। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो आप देख लेते हैं। तो m की जगह में क्या रखेंगे, 2.05, ठीक है, 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.02, माइनस अगेन मोलैरिटी कितनी है 2.05 इंटू मोलर मास 60 इंटू 1000, ठीक है बच्चों। चलो अब जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी पूरी की पूरी, वो होगी, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये आती है बच्चों 2.28 मोल पर केजी। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 2.28 यानी सी 45। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी पूछा गया शायद, मुझे लगता है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सोल्यूशन विल बी। अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर्मूला क्या है, PS0 माइनस PS बाई PS नॉट इक्वल टू X2। X2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले X2 की वैल्यू निकालो। X2 इक्वल टू NB बाई NA प्लस NB, है ना। अच्छा, NB कितना है, सल्यूट है 18 बाई 180, तो ये होगा 0.1, और NA सॉल्वेंट है हमारे पास, तो वो है 178.2 बाई 18, तो ये आ जाएगा बच्चों 9.9। तो की वैल्यू आ जाएगी 0.1 बाई 10, ठीक है। अच्छा, PS0 कितना दे रखा है इस समय बच्चों, PS0 है 760 mmHg माइनस PS हमें मालूम करना है अगेन 760 mmHg इक्वल टू 0.1 बाई 10। तो यहां पर बच्चों PS आ जाएगा, देखो 752.40, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा डी। 46 टू सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्सड इन द फॉलोइंग मैनर, 480 ml ऑफ 1.5 मोलर पहला सोल्यूशन और 520 ml ऑफ 1.2 मोलर सेकंड सोल्यूशन, व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो बहुत इजी हमारे पास, देखो फॉर्मूला क्या लगाना है, M1V1 प्लस M2V2 बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है, V1 प्लस V2, ठीक। तो बच्चों जो हमारे पास फाइनल मोलैरिटी होगी कैसे आगे, देखो M1 कितना है, M1 हमारे पास है 1.5 इंटू V1 कितना है 480 प्लस M2 हमारे पास दे रखा है 1.2 इंटू V2 कितना है 520, और नीचे V1 प्लस V2 यानी 480 प्लस 520, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 1.344 मोल पर लीटर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास बी। 47 इक्विमोलर सोल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट है। तो अगर बच्चों मोलैरिटी सेम होगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट तो सेम होगा भाई, है ना। तो आंसर हो जाएगा बी, सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम फ्रीजिंग पॉइंट, बिकॉज जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पर, है ना। और जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो भी मोलैलिटी पर डिपेंड करता है। तो जब बच्चों मोलैलिटी चेंज होगी तो जो है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। 48 बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म नियरली आइडियल सोल्यूशन। अच्छा, at 20 degree centigrade the vapor pressure of benzene is 75 torr and that of toluene is 22। अच्छा, दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर दे रखा है। द पार्शियल प्रेशर
of benzene at 20 degree centigrade for the solution containing 78 gram of benzene and 46 gram of toluene is। तो पार्शियल प्रेशर निकालना हमने बेंजीन का बहुत इजी है ना। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, पी ए। अच्छा चलो बेंजीन को मैं ए मान लेता हूं और टॉल्विन को बी मान लेता हूं ना। तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। तो पी ए नॉट तो हमें दे रखा है, कहां पर है, ये वाला 75 टॉर। तो हमें केवल एक्स ए निकालना है। तो एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन बाई टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो एन ए कितना है बच्चों, देखो एन ए की वैल्यू पहले निकालो आप। वेट दे रखा है 78। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अगेन 78 बराबर 1। एन बी कितना है, टॉल्विन। टॉल्विन का वेट कितना है 46 बाई 92। तो बच्चों ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो हमने इनके नंबर ऑफ मोल निकाल लिए हैं। अब एक्स से निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो एक्स से बराबर 1 बाई 1 प्लस 0.5। ठीक है, यानी 1 बाई 1.5। तो देखो पी ए बराबर प्रेशर कितना है 75 इंटू 1 बाई 1.5। तो बच्चों ये निकल के आता है हमारे पास 50 टॉर। तो आंसर हो जाएगा डी 49। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4, the want of factor I used for the calculating the molecular mass is। तो देखो बच्चों I और अल्फा के बीच क्या रिलेशन है, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है। I इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस 1। यहां पर बच्चों y है नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइट। तो Na2SO4 के थ्रू कितने आयन प्रोड्यूस होंगे बच्चों, 3 ही होंगे, 2 एक SO4। ठीक, तो अब क्या बनेगा, I इक्वल टू देखो 1 प्लस 3 माइनस 1 अल्फा। ठीक है, तो I इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। 6.02 into 10 की पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution। concentration of urea solution। अच्छा, concentration निकालनी यानी मोल पर लीटर निकालना है। सबसे पहले बच्चों ये पता करते हैं कि 6.02 into 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया में कितने मोल होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया कंटेन कितने मोल होंगे, 0.001। अच्छा, अब देखो 0.001 मोल्स प्रेजेंट इन 100 ml। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में कितने होंगे, 0.001 बाई 100 ml को हम क्या लिखेंगे, 0.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.01 मोल पर लीटर। तो आंसर हो जाएगा बी 51। टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरस एसिड H3PO3, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m एक्वस सोल्यूशन रिक्वायर्ड। तो दोनों को हमने मिक्स करना है और न्यूट्रलाइज करना है KOH के थ्रू H3PO4 को। एक एसिड है, एक बेस है ना। तो देखो बच्चों, जो हमारे पास H3PO3 है वो एक डाई बेसिक एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने आयन देता है हमें, 2 पॉजिटिव आयन देगा। देखो ऐसे करेंगे ना, H3PO3 डिग्रेड करेंगे तो 2H प्लस प्लस HPO3 2 माइनस। ठीक है, तो बच्चों देखो इसकी हमने मोलरिटी दे रखी है, तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। तो अगर H3PO3 हमारे पास 0.1 मोलर है तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, 0.2 नॉर्मल। ऐसे होता है। तो जो हमारा H3PO3 है वो 0.2 नॉर्मल है और जो हमारा KOH है वो 0.1 मोलर है। लेकिन बच्चों KOH क्या है, देखो KOH एक मोनोबेसिक एसिड है, यानी K प्लस OH माइनस। तो जितनी इसकी मोलरिटी होगी 0.1 सॉरी है ना, उतनी ही इसकी नॉर्मलिटी भी होगी। तो अब हम दोनों की नॉर्मलिटी को कंपेयर करेंगे। ठीक,
तो देखो एक तरफ हमने रखा KOH, दूसरी तरफ हमने रखा H3PO3। इसकी नॉर्मलिटी कितनी है 0.1, इसकी नॉर्मलिटी कितनी है 0.2। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो N1V1 इक्वल टू N2V2, 0.1 इंटू V1 चाहिए हमें, और यह है 0.2 इंटू इसके वॉल्यूम हमें दे रखे हैं कितने 20 ml। यस, तो बच्चों V1 आएगा हमारे पास 40 ml, तो आंसर हो जाएगा C। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। तो कुछ नहीं करना बच्चों, बी वाला आंसर कर देना बस। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मोलालिटी पे, KF पे और वॉन्ट ऑफ फैक्टर पे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों मोलालिटी सबके लिए सेम, KF की वैल्यू सेम क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन किस पे डिपेंड करेगा, I पे डिपेंड करेगा। अच्छा, मोलालिटी डिफरेंस है, ग्लूकोज और यूरिया क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनके लिए I क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। जबकि यहां पर देखो इसकी मोलालिटी जो है 0.01 है, तो Na2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है और KNO3 भी इलेक्ट्रोलाइट है, बॉइलिंग पॉइंट C और D से ज्यादा होने वाला है। लेकिन अब देखो बच्चों KNO3 के लिए जो I है वो होगा 2 और Na2SO4 के लिए I होगा 3, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो A का होगा। ठीक है, क्योंकि I की वैल्यू Na2SO4 के लिए सबसे ज्यादा होगी, तो I की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों A। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो पहला, राउल्ट लॉ स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ओवर ए सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ये सही है। दूसरा, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशंस पाई इक्वल टू MRT, यस, M इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ये भी ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 M aqueous solution of each component is BaCl2, KCl, CS3, COOH एंड सुक्रोज, सही है। सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो सबसे कम होगा, CS3COH इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, KCl और BaCl2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितना ज्यादा I की वैल्यू होगी उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। लेकिन KCl और BaCl2 में BaCl2 के लिए I ज्यादा है, KCl के लिए I कम है, तो ये तीसरा भी सही है, तो आंसर होने वाला है D। तो D पढ़ो, देखो 2 sucrose solution of the same molality prepared in the different solvent have the same freezing point। तो बच्चों ये क्या बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल्टा TF की वैल्यू सेम होगी जब दो सुक्रोज सोल्यूशन जिनकी मोलालिटी सेम है अलग अलग सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। लेकिन बच्चों देखो KF की वैल्यू जो है ना सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, तो अगर सॉल्वेंट अलग अलग होते हैं तो दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सेम नहीं होगा, वो भी अलग अलग होगा, तो आंसर हो जाएगा डी, है ना। तो चलो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों मैंने कंप्लीट कर दिया। पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप इसी वीडियो के लिंक में देख सकते हैं। कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।